नमस्कार, आपका स्वागत है ट्रांसपोर्ट इमेज में। मैं हूं विदिशा। आइए नजर डालते हैं अब तक के अहम खबरों पर। आरोपी साहिल गहलोत का बड़ा खुलासा। 9 फरवरी की रात दोनों कई घंटों तक एक साथ घूमे। पूर्व मंत्री धर्म सिंह सैनी पर कसेगा एसटीएफ का शिकंजा। लगा है घूस लेने का आरोप। उत्तर प्रदेश के सुल्तानपुर में मालगाड़ी टकराई। कई ट्रेन निरस्त और डाइवर्टेड। सफर करने से पहले हो सकती थी बड़ी हादसे। मंत्री के भतीजे ने कार्यवाही। बीजेपी कार्यकर्ता की हत्या। 15 लाख की दी गई थी सुपारी। जेल में रची गई साजिश। माजलपुर वन क्षेत्र में मृत मिला टाइगर। वन विभाग की सुरक्षा पर उठे सवाल। आईआईटी बॉम्बे में दलित स्टूडेंट की मौत पर उठे सवाल। डायरेक्टर से इस्तीफे की हुई मांग। आइए जानते हैं खबरें विस्तार से। हिमाचल प्रदेश के सोलन जिले में औद्योगिक क्षेत्र बद्दी के तहत झाड़ मजारी के अलंबिक चौके के समीप नाले में युवक का शव बरामद हुआ है। राहगीरों ने नाले में युवक का शव गिरे होने की सूचना बरोटीवाला पुलिस को दी। सूचना मिलते ही बरोटीवाला पुलिस की टीम मौके पर पहुंची और नाले से युवक का शव को बाहर निकाला। युवक के पास से कुछ पैसे और जेब में एक पर्ची मिली, जिस पर 2 मोबाइल नंबर लिखे हुए थे। प्लम्बर और के मोबाइल नंबर पर फोन करने पर पता चला कि युवक गुप्ता प्रॉपर्टी न्यू टाउन का रहने वाला है। जिसके बाद प्लम्बर ने मृतक युवक का पता सूचित किया। नल्ले से पुलिस टीम ने मोबाइल भी ढूंढा, जो पानी में गिरने के कारण बंद हो गया था। पुलिस जांच में युवक की पहचान आशीष वासुदेव के रूप में किया। युवक एक निजी उद्योग में काम करता था और अपने पिता के साथ न्यू टाउन में रहता था। सूचना के बाद मौके पर पहुंचकर युवक के पिता ने शव की शनाख्त की। पिता ने बताया कि बीते कल युवक अपने सैलरी लेने फैक्ट्री गया था और रात को वापस नहीं आया। गुरुवार को सुबह उसका शव नल्ले में गिरा हुआ मिला। बरोटीवाला पुलिस ने युवक के शव को कब्जे में पोस्टमार्टम के लिए नालागढ़ अस्पताल भेज दिया। युवक के शरीर पर चोटें के निशान ऐसे मिले हैं जिससे हत्या की आशंका जताई जा रही है। नले में गिरने के चलते युवक के नाक पर घाव के निशान हैं। हिमाचल प्रदेश में कांग्रेस सरकार पशुपालकों से गाय का दूध 80 रुपए प्रति लीटर और भैंस का दूध 100 रुपए प्रति लीटर खरीदेंगे। इसके लिए सरकार योजना बना रही है। साथ ही 2 रुपए प्रति किलो गोबर खरीदने को लेकर भी सरकार विचार विमर्श कर रही है। मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू ने कहा कि ग्रामीण अर्थव्यवस्था को मजबूत करने के लिए प्रदेश सरकार ने इस महत्वपूर्ण क्षेत्र के लिए 1000 करोड़ रुपए का प्रावधान करने का निर्णय लिया है। ग्रामीण अर्थव्यवस्था का मुख्य स्रोत पशुपालन है और प्रदेश सरकार पशुपालकों से 80 रुपए प्रति लीटर गाय का दूध और 100 रुपए प्रति लीटर दर से भैंस का दूध खरीदेगी। प्रदेश सरकार ने इस निर्णय से राज्य के किसानों को प्रतिमाह 24 से 30,000 रुपए तक की आमदनी होगी। इससे न केवल किसान पशुपालन अपनाने के लिए प्रेरित रहेंगे, बल्कि प्रदेश के युवकों के लिए रोजगार के बेहतर अवसर भी प्राप्त होंगे। पशुपालकों को लाभान्वित करने के उद्देश्य से प्रदेश सरकार को रुपए प्रति किलोग्राम की दर से गाय का गोबर खरीदने पर विचार कर रही है। इससे किसानों की आर्थिकी सुदृढ़ होगी और लोग प्राकृतिक खेती को अपनाने के लिए प्रेरित रहेंगे।
एयरपोर्ट पर सुरक्षा जांच के दौरान स्कैनर से कुछ नहीं बच पाएगा। देश भर के एयरपोर्ट पर आधुनिक तकनीक वाली डुअल व्यू एक्स-रे बेगस स्कैनिंग मशीन लगाई जा रही है, जिसमें चेन्नई, कोलकाता, चित्री, पुणे, उदयपुर, वाराणसी, जोधपुर और प्रयागराज भी शामिल है। इन मशीनों के लगाने के बाद किसी विस्फोटक हथियारों के खतरे की संभावना खत्म हो जाएगी। एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया के अनुसार सभी हवाई अड्डों पर आधुनिक बैगेज स्कैनिंग मशीनों को लगाया जा रहा है, जिससे बारीकी प्रतिबंधित वस्तुओं को भी पकड़ा जा सके। इसके लिए डुअल ब्लू एक्स-रे बैगेज स्कैनिंग मशीनों को लगाया जा रहा है। एयरपोर्ट पर सुरक्षा जांच के दौरान स्कैनर से कुछ नहीं बच पाएगा। अब देश भर के एयरपोर्ट पर आधुनिक तकनीक वाली ये मशीनें लगाई जा रही है। एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया के अनुसार सभी हवाई अड्डों पर आधुनिक बैगेज स्कैनिंग मशीनों को लगाए जाने से बारीकी प्रतिबंधित वस्तुओं को भी पकड़ा जा सकेगा और इससे खतरा काफी टल जाएगा। महज 15 साल की उम्र में प्रदूषण के कारण एक फेफड़ा खराब हो गया, लेकिन हिम्मत नहीं हारी। आईएफएस परीक्षा पास कर आज डीएफओ पद पर रहकर लोगों को पर्यावरण संरक्षण का संदेश देने में जुटी हुई है। संरक्षण और संघर्ष की ये कहानी चूरू में कार्यरत डीएफओ सबिता दहिया की है। दिल्ली में रहने के दौरान प्रदूषण के कारण वे बीमार हो गई थी। काफी उपचार के बाद भी एक फेफड़ा खराब हो गया। प्रदूषण जनित बीमारियों से डब्ल्यूएचओ की रिपोर्ट के अनुसार 30 लाख लोग साल में मरते हैं। ये आंकड़ा कम होने के बजाय साल दर साल बढ़ता ही जा रहा है। डीएफओ सबिता दहिया ने बताया कि उनका मकान दिल्ली व हरियाणा के बॉर्डर पर था। महज 15 साल की उम्र में प्रदूषण के कारण उनका एक फेफड़ा पूरी तरह से खराब हो गया, लेकिन उन्होंने हिम्मत नहीं हारी। वो परिजनों ने भी उनका लगातार पढ़ने के लिए प्रोत्साहित किया। उन्होंने बताया कि राजस्थान में आकर खुलापन और शांत वातावरण का अनुभव किया तो लगा कि कितना भी पैसा हो, आदमी अच्छा वातावरण नहीं खरीद सकता। तो उनका प्रयास ये रहता है कि विभाग की भूमि को बचाया जा सके, उसे प्रदूषण मुक्त किया जा सके। वन विभाग का ऐसा डिपार्टमेंट है जिसका उपलब्धि तथा जनता को दी जाने वाली सेवाओं का तुरंत नाप जोड़ नहीं सकता। प्रकृति रक्षिता के सिद्धांत पर ही चलते हुए हैं, और अगर प्रकृति की रक्षा करते हैं आप तो वो भी आपकी रक्षा करेगी। और मनोयोग से अपना काम करते हुए वन विभाग के माध्यम से प्रयास करती रही। उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा सरकारी स्कूलों में गुणवत्तापूर्ण शिक्षा प्रदान करने के लिए समय समय पर कई योजनाएं चलाई जाती हैं। इसका अलावा अध्यापक भी अपनी तरफ से काफी योगदान करते रहते हैं। कुछ ऐसा ही अनोखा प्रयास मिर्जापुर जनपद के एक सरकारी स्कूल में अब देखने को मिल रहा है, जहां मशहूर टीवी सीरियल कौन बनेगा करोड़पति की तर्ज पर ही कौन बनेगा इंटेलिजेंट चाइल्ड का गेम होता है। इससे विद्यार्थियों का ज्ञानवर्धन होने के साथ ही पढ़ाई में भी काफी दिलचस्पी बढ़ती है। मिर्जापुर जनपद के 96 ब्लॉक के जासा बघोरा पूर्व माध्यमिक विद्यालय में पढ़ाई का अनोखा ये तरीका सामने आया है। दरअसल टीचर सत्येंद्र कुमार सिंह शिक्षा का बेहतर करने का प्रयास कर रहे हैं और नए प्रयोगों के जरिए बच्चों को पढ़ा और सिखा रहे हैं। सिंह ने केबीसी की तर्ज पर कौन बनेगा इंटेलिजेंट चाइल्ड के माध्यम से बच्चों को पढ़ाने का प्रयास शुरू कर दिया है, जो कि बच्चों को काफी पसंद भी आ रहा है। भारत में 12 चीतों का दूसरा जत्था दक्षिण अफ्रीका से 18 फरवरी को पहुंचेगा। केंद्रीय पर्यावरण मंत्री भूपेंद्र यादव ने गुरुवार को यह जानकारी साझा की। इन सभी को मध्य प्रदेश के कुन्नू राष्ट्रीय उद्यान में लाया जाएगा, जिससे पहले भारत में चीतों के बसने का योजना के तहत पिछले साल सितंबर में नामीबिया से 8 चीते केएनपी में लाए गए थे। वन्यजीव महानिदेशक एसपी यादव ने बताया कि कुनो नेशनल पार्क में लाए गए सभी चीतों ने अपने परिवेश को अच्छी तरह से अपनाया है
उन्होंने ये भी कहा है कि सासा नाम के चीते को छोड़ के सभी चीते स्वस्थ हैं। एसपी यादव ने आगे कहा कि इंडियन एयरफोर्स के C-17 ग्लोब मास्टर ने देश में 12 चीतों को लाने के लिए आज सुबह यानी कि बृहस्पतिवार को हिंडन एयरबेस से दक्षिण अफ्रीका के लिए उड़ान भर दी है। इंडियन एयरफोर्स इस कार्य के लिए कई रकम नहीं ले रहा है। 18 फरवरी को केंद्रीय मंत्री भूपेंद्र यादव और मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान द्वारा कुल्लू नेशनल पार्क में चीतों को छोड़ा जाएगा। जिला मुख्यालय के कलेक्टर भवन में शांति समिति की एक बैठक की गई। इसमें शहर के कई गणमान्य और वरिष्ठ सदस्यों ने भी भाग लिया। जिला कलेक्टर अंकित कुमार सिंह ने कहा कि आगामी त्योहारें जैसे शिवरात्रि, होली, चेटीचंड, रामनवमी, शबे बारात, महावीर जयंती, गुड फ्राइडे सहित अन्य त्योहारों को जिले में धूमधाम से मनाया जाता है। त्योहारों के समय खरीदारी के लिए बाजारों में भी भीड़ एकत्रित होती है, जिसके लिए जिला प्रशासन ने सभी त्योहारों को आपसी सौहार्द व शांतिपूर्वक मनाए जाने की अपील की है। आने वाले त्योहारों के समय ऐसी कई घटनाएं ना हो जिससे सांप्रदायिक सौहार्द बिगड़े एवं इस प्रकार का कोई भी अंदेशा होने पर आमजन इसकी सूचना जिला एवं पुलिस प्रशासन को दे सके। आगामी दिनों में किसी भी सामाजिक एवं धार्मिक आयोजन के लिए आयोजक को कार्यक्रम के 7 दिन पहले ही संबंधित उपखंड अधिकारी से अनुमति लेनी पड़ेगी। शांति समिति की बैठक में समाज के लोगों के परिवार एवं आसपास के में युवाओं को समझाने एवं सोशल मीडिया सहित अन्य माध्यमों से फैलाए जा रहे अफवाहों पर भी ध्यान नहीं देने एवं जिला प्रशासन को ऐसी घटनाओं के खिलाफ समय पर सूचना देने की अपील जिला प्रशासन द्वारा ही की गई। साथ ही आगामी त्योहारों के दिनों में यदि कोई व्यक्ति सौहार्द खराब करता हुआ पाया गया तो उसके भी खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई की जाएगी। मध्य प्रदेश के शिवपुरी के बामोर गांव के मस्तराम ने सिद्ध कर दिया है कि पशुओं की ठीक तरह से देखभाल की जाए तो देसी गाय भी विदेशी नस्ल की गायों से बेहतर दूध दे सकती है। मस्तराम की गिर गाय ने 18 लीटर दूध देकर मध्य प्रदेश सरकार के गोपाल पुरस्कार पर अपना कब्जा कर लिया। आपको बता दें कि देसी नस्ल की गायों को बढ़ावा देने के लिए मध्य प्रदेश पशुपालन विभाग द्वारा हर साल गोपाल पुरस्कार की घोषणा की जाती है। इस दौरान सबसे अधिक दूध देने वाले 3 गायों को पुरस्कृत किया जाता है। वहीं चिकित्सकों का मानना यह है कि देशी गाय का दूध अन्य गायों से कहीं बेहतर और स्वास्थ्य के लिए काफी लाभप्रद होता है। इसी विशेषता को देखते हुए ये पुरस्कार शुरू किया गया है। शिवपुरी में सहायक पशु चिकित्सा क्षेत्र अधिकारी ट्रेनिंग सेंटर पर हुए प्रतियोगिता के लिए ब्लॉक के 24 पशुपालकों ने आवेदन किया था। इनमें से दुग्ध उत्पादन के आधार पर 10 गायों का वरीयता सूची के आधार पर चयन किया गया। इनमें से 3 सर्वश्रेष्ठ गायों को चयन किया गया था। प्रथम पुरस्कार के रूप में 51,000 रुपए, द्वितीय पुरस्कार 21,000 और तृतीय पुरस्कार के रूप में 11,000 की राशि रखी गई थी। मध्य प्रदेश के इंदौर में G20 कृषि कार्य समूह की बैठक जारी है। इस दौरान मध्य प्रदेश के कृषि क्षेत्र में जारी नवाचारों की तरफ विदेशी मेहमानों की भी खासी रुचि देखी गई है। वहीं मीडिया से बातचीत में मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा है कि G20 के कृषि समूह की बैठक के दौरान शुगर फ्री आलू और नीले गेहूं के बीज बैंक के रूप में हुए नवाचारों ने विभिन्न देशों से आए प्रतिनिधियों का ध्यान अपनी ओर आकर्षित किया है। इसके साथ मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा है कि कृषि क्षेत्र में मध्य प्रदेश के नवाचार का दौरा लगातार जारी है। नील गेहूं की हर जगह चर्चा है। इसका इस्तेमाल बेकरी के कारोबार में किया जाता है। मध्य प्रदेश में नील गेहूं का उत्पादन अब शुरू हो गया है। आपको बता दें कि G20 के कृषि समूह के बैठक में 30 देशों के प्रतिनिधि भाग ले रहे हैं। मध्य प्रदेश में शुगर फ्री आलू का उत्पादन भी शुरू कर दिया गया है। ये कार्य सिमरौली के निशा पटीदार ने किया है। विशेष रूप से श्री अन्य का बीज बैंक विदेशों से आए प्रतिनिधियों के लिए आकर्षण का केंद्र बन गया है।
वहीं नील गेहूं की मांग दुनिया के अन्य देशों में भी काफी ज्यादा है। नीले गेहूं के ये किस्म ना सिर्फ रंग में अलग है, बल्कि सामान्य गेहूं से कई गुना अधिक पोषक और सेहत के लिए भी लाभदायक है। इस समय नीले गेहूं की खेती मध्य प्रदेश के शाजापुर के कुछ इलाकों में ही हो रही है। इंदौर के अनाज विशेषज्ञ आशुतोष वर्मा के मुताबिक ये गेहूं कोलेस्ट्रॉल लेवल और ब्लड शुगर लेवल के साथ वसा कम करने में भी काफी सहायक होता है। नीले रंग के गेहूं से बने बेकरी आइटम जैसे रोटी, ब्रेड, बिस्किट का भी रंग नीला ही होता है। ये देखने में भी काफी आकर्षक लगता है। वहीं नीले गेहूं की डिमांड बड़ी है क्योंकि ये सेहत की दृष्टि से भी काफी फायदेमंद माना जाता है। खजराना गणेश मंदिर में यदि प्रथम पूज्य भगवान का दर्शन करने की कोशिश किया जाए तो पहले 500 रुपए की रसीद कटवानी होगी। अब उसके बाद ही भगवान गणेश के दर्शन हो पाएंगे और अभिषेक भी कर पाएंगे। इससे पहले कभी भी इस मंदिर में दर्शन के लिए कोई शुल्क नहीं लिया जाता था। विडंबना देखिए कि जब प्रदेश के महाकाल मंदिर समेत सभी बड़े मंदिरों के गर्भगृह में प्रवेश दिया जा रहा है, ऐसे में सिर्फ खजराना गणेश मंदिर एक लौता ऐसा मंदिर है जहां गर्भगृह में प्रवेश पर रोक लगा हुआ है। इसे लेकर देश विदेश से आने वाले श्रद्धालुओं में खासा आक्रोश जमा हुआ है। वे इसी वक्त को भगवान से दूर करने की साजिश बता रहे हैं। गणेश मंदिर में दर्शन के लिए शुल्क लेने के मामले में पर सियासत शुरू हो गई है। मुख्य विपक्षी दल कांग्रेस ने भी इस पर आपत्ति जताई है, क्योंकि चुनावी साल में सियासी दल जनता से जुड़े हर मुद्दे को भुनाने में लगे हुए थे। ये मामला हजारों लोगों की आस्था से जुड़ा हुआ है, इसलिए कांग्रेस भी इसे मुद्दा बनाने से पीछे नहीं रह रही है। कांग्रेस के प्रदेश प्रवक्ता नीलाव शुक्ला तो इसे जजिया कर बता रहे हैं और बीजेपी पर निशाना साध रहे हैं। उनका कहना है कि करोड़ों लोगों की आस्था का केंद्र खजराना गणेश मंदिर में दर्शन के लिए खुलेआम पैसा लिया जा रहा है, और वो भी धर्म और आध्यात्म मंदिर ऊष्मा ठाकुर के गृहनगर इंदौर में। इससे बड़ी विडंबना क्या हो सकती है। हरियाणा के कर्नल के सेक्टर 12 जिला सचिवालय के सामने देर रात दो गुटों में जमकर खूनी संघर्ष देखने को मिला। घटना में कई युवक गंभीर रूप से घायल हो गए। घायलों को इलाजों के लिए अस्पताल में भर्ती करवाया गया। घटना की सूचना मिलते ही पुलिस ने मौके पर पहुंची और जांच की। दोनों गुटों में झगड़ा किस कारण हुआ, अभी तक इसकी स्थिति फिलहाल स्पष्ट नहीं हो पाई है। हमले में घायल अमृत सिंह नाम के युवक ने बताया कि वो अपने कुछ साथियों के साथ जिम से सेक्टर 12 सुपर मॉल के बाहर खड़े थे। अचानक से वहां कुछ हथियारबंद युवक ने उन पर तेजधार हथियारों से हमला कर दिया। उनके हाथ में भी तेजधार हथियार से हमला किया गया। हमलावरों ने उसके साथियों के सिर पर गंडासी से हमला किया। हमलावर वहां से फरार हो गए। अमृत ने कहा कि हमला करने वाले लोग कौन थे, इस बारे में उन्हें अभी तक कोई जानकारी नहीं है। कर्नल थाना सिविल लाइन से पहुंचे पुलिस जांच अधिकारी लखवीर सिंह ने बताया कि घटनास्थल की जांच करने के बाद वो जिला नागरिक अस्पताल में पहुंचे थे। उन्हें 5 युवक घायल अवस्था में मिले हैं, जिनका इलाज अस्पताल में अभी भी चल रहा है। घायल युवक ढाकवाला, मोदीपुर और रावर के रहने वाले बताए जा रहे हैं। मामले की जांच शुरू कर दी गई है। फिलहाल दोनों गुटों का झगड़ा किस कारण हुआ, इस बात का भी पता लगाया नहीं जा सका। पत्रकार गोपाल शर्मा की बेटी एवं यूट्यूब चैनल के एंकर इशिका शर्मा की हत्या की गुत्थी सुलझने लगी है। इस मामले में पुलिस ने 2 युवक को हिरासत में ले लिया है। जंजागीर पुलिस अधीक्षक विजय अग्रवाल ने प्रेस वार्ता कर पूरे मामले का खुलासा किया है। आपको बता दें कि 2 दिन पहले ही मृतक के भाई के बयान पर आरोपी का नाम सामने आ चुका था, लेकिन पूरा खुलासा पुलिस ने अब किया है। हिरासत में लिए गए 2 युवक में से एक युवक रोहन पांडु है,
जो घटना के वक्त घर में मौजूद था और वारदात के बाद 3 मोबाइल, स्कूटी, अंगूठी लेकर फरार हो गया था। दूसरा युवक रोहन का साथी राजेंद्र सूर्या है। बुधवार सुबह दोनों आरोपित युवकों को लेकर पुलिस घटनास्थल पहुंची और मौके का मुआयना किया। पुलिस ने आरोपियों से घटना की पूरी जानकारी ली। घटनास्थल के बाद दोनों युवक को लेकर पुलिस रेलवे फाटक नेला भी पहुंची और वहां भी साक्ष्य जुटाए गए। अज्ञात के विरुद्ध हत्या का अपराध दर्ज जांच में जुटी थी। पुलिस युवती की संदिग्ध अवस्था में शव मिलने के मामले में शॉर्ट पीएम रिपोर्ट के आधार पर ही पुलिस ने अज्ञात आरोपियों के खिलाफ हत्या का अपराध दर्ज करवाया। जंजागीर चांपा जिले के वार्ड नंबर 18 में रहने वाले पत्रकार गोपाल शर्मा की बेटी और यूट्यूब में एंकरिंग करने वाले इशिका शर्मा का शव 13 फरवरी को घर के बिस्तर पर संदिग्ध हालात में मिला था। मामले की जांच के लिए कोतवाली पुलिस ने डॉग स्क्वाड व बिलासपुर जिले के एक एफएसएल टीम की मदद ली थी। अब तक के लिए इतना ही। धन्यवाद।